हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 में अपना एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। कुतर्क यानी गलत तर्क जो स्त्री शिक्षा को जायज़ नहीं ठहराते हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, स्त्री को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। और उनके 3 तर्क थे। इन 3 तर्कों में उन्होंने बहुत सारे फालतू की बातें कहते हुए कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ना गलत है, स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ करवाता है। और ये भी बताते हैं कि पुराने संस्कृत नाटकों में कुलीन स्त्रियों से भी अपडोगी भाषा अर्थात प्राकृत भाषा में बात कराई है, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि शकुंतला ने कटु वाक्य कह दिए जो उसकी शिक्षा के कारण थे। मतलब शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी कि उसने दुष्यंत को गालियाँ निकाली या कठोर वाक्य कहे। ठीक है, इसलिए स्त्रियों को सामान्य भाषा तो क्या अपडोकी भाषा भी पढ़ाना क्या था, गलत माना जाता है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी आगे कहते हैं कि ये जो इनकी दलीलें हैं ऐसे लोगों की जो ये कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनका पहला उत्तर तो यही है उनको जवाब देने के लिए कि उपेक्षा करो, उनकी तरफ ध्यान न दो और स्त्रियों को पढ़ाते रहो। तथापि वो कहते हैं कि हम कुछ 2-4 बातें लिख देते हैं उनके विरोध में, उनके कुतर्कों के विरोध में अपने तर्क भी दे देते हैं। और वो स्टार्ट करते हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। पहली बात तो ये कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना क्या नहीं है, अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। और वे कहते हैं कि अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। भाई हम नाटकों की अगर बात करें तो नाटकों में स्त्रियां संस्कृत नहीं बोल पाती थी, लेकिन प्राकृत बोलना अपढ़ होने का प्रमाण नहीं हो सकता। आज मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अनपढ़ हूँ। हिंदी आती है ना, तो क्या किसी को संस्कृत नहीं आती है तो उसको अनपढ़ बोल दें क्या? अपढ़ का मतलब अनपढ़ नहीं। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का या अपढ़ होने का सबूत है, और न गंवार होने का। गंवार मतलब गांव का, जिसको कुछ नहीं आता, बुद्धू, बेवकूफ़। तो संस्कृत न बोल सकना अपढ़ होने का सबूत नहीं है, न गंवार होने का सबूत है। अच्छा, तो लेखक कहते हैं कि उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी, ये बताओ। उत्तर रामचरित जो है उसमें ऋषियों की जो पत्नियां थीं वो वेदों को बाँचती थी, वेदों को पढ़ती थी। ठीक, और वेद तो संस्कृत में, तो क्या उनकी संस्कृत कोई गंवारी संस्कृत थी? तो जो ये लोग कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, उनको संस्कृत नहीं आती, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि संस्कृत आती थी उनको, वो संस्कृत बोलती थी। उत्तर रामचरित में मानस या उत्तर रामचरित में ऋषियों की पत्नियां वेद पढ़ती थी, तो वेद तो संस्कृत में, तो उनकी संस्कृत क्या गंवारी संस्कृत है ना। भवभूति और कालिदास संस्कृत के महान विद्वान, आदि के नाटक जिस जमाने के ना, जिन नाटकों का वो हवाला देते हैं कि उन नाटकों में स्त्रियों से संस्कृत नहीं बुलाई गई है, तो कालिदास और भवभूति जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समुदाय, समझ समुदाय संस्कृति बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई ला करके दे, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। तो लेखक कहते हैं कि पहले तो ये बताओ कि भवभूति और कालिदास ने जो नाटक रचे हैं और उनका सबूत देकर के कहते हैं कि स्त्रियों को संस्कृत नहीं आती थी, तो वो लोग पहले जाकर के उस समय के सभी लोग समाज के संस्कृत बोलते थे, इसका सबूत लाके दो कि उस जमाने में सभी लोग संस्कृत बोलते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग उस जमाने में संस्कृत नहीं बोलते थे, बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे। और वो आगे कहते हैं कि इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी। सबूत तो प्राकृत के ही मिलते हैं, सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका कि भवभूति कालिदास ने उस जिस समय नाटक रचे उस समय प्राकृत भाषा आम बोलचाल की भाषा हो गई थी, तो आम बोलचाल की भाषा बोलना अपढ़ होने का सबूत थोड़ी है। संस्कृत जिसको आती थी वो पढ़ा लिखा हो गया, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई भाषा जब प्रचलित हो जाती है
तो सब लोग उसको बोलते हैं। जैसे संस्कृत अब कोई नहीं बोलता, तो क्या वो अनपढ़ है? नहीं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ये साबित करेंगे यहाँ पर कि प्राकृत उस समय की प्रचलित भाषा थी, संस्कृत से ज़्यादा प्रचलित थी। तो वो कहते हैं कि उस समय की प्रचलित भाषा न होती प्राकृत, तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? उस समय के जो बौद्ध और जैनों के जो हजारों ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में है? संस्कृत में क्या? नहीं, प्राकृत में है। भगवान शाक्य मुनि किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध को कहते हैं। और उनके चेले, भगवान बुद्ध के चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते भाई? अगर उस समय की भाषा संस्कृत थी तो संस्कृत में उपदेश देने चाहिए थे, उन्होंने प्राकृत में क्यों दिए? प्राकृत में इसलिए दिए क्योंकि उस समय प्राकृत आम बोलचाल की भाषा थी, सबसे पॉपुलर भाषा थी। और आज के समय में मैं अगर संस्कृत में मेरा भाषण दूँ तो कौन सुनेगा? कोई उपयोग ही नहीं है। हिंदी में दूंगा सब सुनेंगे। तो जिस जगह जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र की पॉपुलर भाषा में अगर आप बात करोगे तो सब समझेंगे। तो बात तो ये सिद्ध होती है कि उस समय की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और ये कुतर्कवादी कहते हैं कि प्राकृत बोलना अपढ़ होना, ये तो नहीं हो सकता, ये सिद्ध कर रहे हैं। बौद्धों के त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं उनकी रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। तो लेखक ने यह सिद्ध कर दिया है कि उस समय की भाषा संस्कृत थी नहीं, उस समय की भाषा प्राकृत थी और स्त्रियां प्राकृत बोलती थी। तो ये कोई अपढ़ होने का सबूत नहीं है। अतएव प्राकृत बोलना लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है, नहीं है और नहीं। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, ये पुस्तकों के नाम हैं, महान रचनाएं हैं, सेतुबंध महाकाव्य, कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, तो ये कौन सी भाषा के हैं? प्राकृत में के। तो वे यदि अपढ़ और गंवार थे जिन्होंने प्राकृत भाषा में इतने इतने महान ग्रंथ लिख दिए, तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने का अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है? क्यों? क्योंकि वो अपने ज़माने की सबसे पॉपुलर भाषा में अखबार निकालता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की सबसे प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। तो ये क्या वो अपढ़ हो गया? नहीं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि उस समय की भाषा संस्कृत थी नहीं, उस समय की भाषा ही क्या थी? प्राकृत थी। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस जमाने की क्या थी? प्राकृत भाषाएं थी। तो उस जमाने की पॉपुलर भाषा में लोगों ने ग्रंथ रचे, तो महिलाएं हैं वो उसी भाषा में बात करती हैं उन नाटकों में। तो ये कहना कि नाटकों में संस्कृत नहीं बोलती हैं महिलाएं, ये कोई अपढ़ होने का प्रमाण नहीं होता है। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य थे, शिक्षित थे और पंडित हो सकते थे जिस तरह आज हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर हम इस जमाने में क्या हैं? सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? तो जो तर्क दिया था कि प्राकृत बोलती थी नाटकों में स्त्रियां, तो प्राकृत बोलना अपढ़ होने का कारण नहीं है। ये उन्होंने इतने तर्कों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है कि उस जमाने के बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं, भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, वो प्राकृत में, तो वो भी क्या अपढ़ हो गए? नहीं। तो संस्कृत न आना उस जमाने में स्त्रियों को अपढ़ रखने का कोई वो नहीं है, शर्त नहीं है, सबूत नहीं। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। भाई उस जमाने में जो नाटक लिखे गए, तो नाटक लिखने से पूर्व नाट्य शास्त्र के आचार्यों ने नियम बना दिया था कि भाई जो शिक्षित वर्ग है वो संस्कृत बोलेगा। शिक्षित से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि अनपढ़ है वो बाकी नहीं, चुने हुए लोग जो संस्कृत अच्छे से जानते हैं वही संस्कृत बोलेंगे और बाकी लोग प्राकृत बोल सकते हैं। तो चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे, इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया होगा। तो उनके आधार पर, नाटकों के आधार पर ये कह दें कि स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती हैं इसलिए वो अपढ़ थी, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, ये बात कही उन्होंने कि पुराने समय में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, परंपरा नहीं थी, होती तो सबूत होते, कोई विद्यालय होता। तो इस कुतर्क का तर्क देते हुए लेखक कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई अलग से तो विश्वविद्यालय था ही नहीं, आज की तरह महिला कॉलेज, महिला स्कूल या यूनिवर्सिटी।
फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य है। भाई कुतर्कवादियों ने कुतर्क दिया था ना कि नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी कहीं पर भी, स्त्रियों को पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली पुराण आदि में लिखी हुई नहीं है, तो उस समय ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी कि स्त्रियों को अलग से पढ़ाएंगे हम, कोई अलग से विश्वविद्यालय था ही नहीं। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो सकता है कि कहीं किसी पुस्तक में लिखा हुआ हो पर नष्ट हो गया, तो मान लो आगजनी में बाढ़ में बह गया वो ग्रंथ जिसमें ये बात लिखी हुई थी, स्त्रियों को पढ़ाते थे, तो हो सकता है नष्ट हो गया हो। अब इस बात को साबित करने के लिए वो कहते हैं कि पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे। हम मानते हैं कि पुराने ज़माने में क्या उड़ते थे, विमान उड़ते थे। बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। हम ये तो मान लेते हैं कि आकाश में विमान उड़ते थे, जैसे लंका के राजा रावण के पास उड़ने वाला विमान था, ये तो मान लिया कि विमान था और सब मान लेते हैं कि विमान था। लेकिन ये बताओ कि वो विमान बनाने की विद्या किसी पुस्तक में कहाँ लिखी हुई है? क्योंकि कुतर्कवादियों ने ये दिया ना तर्क कि स्त्रियां पढ़ी लिखी थी या पढ़ाते थे, इसका कहीं पुराण आदि में उल्लेख नहीं है, तो लिखा हुआ किसी पुस्तक में तो ही बात सत्य थोड़ी होती है। लोग ये कहते हैं कि विमान उड़ते थे, तो बताओ कौन सी पुस्तक में लिखा पड़ा है कि उस विमान को कैसे बनाया। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर के लोग द्वीपांतरों में जाते थे, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते थे, बिल्कुल जाते थे, सब मानते हैं। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, उन जहाज़ों को कैसे बनाया, किसने बनाया, इंजीनियर कौन था, उसकी पुस्तक कहाँ है? ये तो मान लेते हैं कि थे जहाज, तो कहीं लिखा हुआ हो यही थोड़ी ना होता है, लिखित का सबूत ही। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले यानी सबूत देख करके उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ यानी प्रशंसनीय पंडिताओं मतलब महिला विदुषी, उनके नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। वो कहते हैं कि पुराने ज़माने के पुराण आदि में अनेक स्त्रियों के नाम आते हैं जो कि पढ़ी लिखी थी और अच्छे से पढ़ी लिखी थी, नाम आ रहे हैं विद्वान स्त्रियों के, विदुषी स्त्रियों के। चलो इस तर्कशास्त्रज्ञता की, कौन सी तर्कशास्त्रज्ञता की, कि पुराने ज़माने की प्रशंसनीय स्त्रियाँ जो संस्कृत पढ़ती थी उनके नाम लिखे हुए हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि नहीं अनपढ़ रखो, गंवार बता रहे हैं। तो इस तर्कशास्त्रज्ञता की और इस न्यायशीलता की बलिहारी हूँ मैं। व्यंग्य कर रहे हैं कि ऐसे न्यायवादियों की तो मैं बलिहारी हूँ कि पुराने पुराणों में या पुराण ग्रंथों में स्त्रियों के नाम आते हैं। जैसे वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं कि भगवान ने लिखे वेदों को, सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावें। मतलब उन ग्रंथों का पाठ किससे करावें? विश्ववरा जैसी स्त्री से, जो संस्कृत में लिखे हुए हैं। और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझते हैं। भाई स्त्रियां पढ़ी लिखी थी उस जमाने में, तभी तो वेदों का उच्चारण कर पाती थी। शीला और विद्या कौन थी? वे स्त्रियां नहीं थी क्या? थी, स्त्रियां थी। बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं? आदृत हुई हैं मतलब बड़े बड़े पुरुष कवियों ने उनके बारे में अपनी कविताओं में खूब उल्लेख किया है कि ऐसी विदुषी स्त्री थी, ऐसी विदुषी स्त्री थी। सारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? सारंगधर पद्धति चलती है, सारंगधर पद्धति, एक बुक मान के चलो, उस पद्धति में इन महिलाओं की क्या है, कविताएं हैं। तो कविता उन स्त्रियों ने लिखी, तो क्या वो अनपढ़ थी? नहीं। बौद्ध ग्रंथ है एक त्रिपिटक, उसके अंतर्गत एक गाथा आती है थोरी गाथा। उसमें जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, मतलब लिखी गई है, कविताएं पद्य रचनाएं लिखी गई हैं उस थोरी गाथा में, तो क्या वे भी अनपढ़ थीं? बौद्ध ग्रंथों में लिखी हुई उनकी रचनाएं। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने की, नाचने की, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गुथने और पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, तो क्या उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा नहीं थी? बिल्कुल थी। और कौन विज्ञ है? विज्ञ यानी शिक्षित, अच्छा ज्ञानी, ऐसी बात मुख से निकालेगा कि नहीं थी? बिल्कुल, वो तो कहेगा नहीं, जब इतनी शिक्षा सीखने की आज्ञा थी तो पढ़ने लिखने की थी। और कोई निकालेगा तो उनकी कौन मानेगा? मानेगा कौन? कोई नहीं मानेगा। फिर भी लोग ऐसी बात कहते हैं।
फिर लेखक देखो और बातें कहते हैं, और बहुत सारी महिलाओं के नाम गिनाते हैं कि वो पढ़ी लिखी महिलाएं थी। ठीक है। अत्रि की पत्नी, अत्रि ऋषि था, एक ऋषि का नाम है अत्रि, उसकी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय, धर्मशास्त्र पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, अपनी विद्वता प्रकट करे कि वो कितनी विद्वान है। गार्गी, गार्गी का तो नाम आप सुनी होंगे, बालिकाओं को स्कॉलरशिप मिलती है। तो गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। गार्गी इतनी पढ़ी लिखी थी कि बड़े बड़े ज्ञाता मुनि ऋषि उनको हरा दिया उन्होंने शास्त्रार्थ में, विद्वता में। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी, सहधर्मचारिणी मतलब पत्नी मंडन मिश्र की, वो शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। छक्के छुड़ा दे मतलब बुरी तरीके से हरा दे, शिक्षा के मामले में, विद्वता के मामले में, ज्ञान के मामले में। गजब, इससे अधिक भयंकर बात क्या और हो सकेगी। तो ये सबूत है कि उस समय गार्गी, मैत्रेयी, मंडन मिश्र की पत्नी, अत्रि की पत्नी, इनके नाम आते हैं कि वो विद्वासी थी, पढ़ी लिखी थी, और ये कहते हैं कि पुराने जमाने में पढ़ी लिखी थी नहीं। यह सब पापी पढ़ने का ही तो अपराध है ना, कि महिलाएं पढ़ लिख करके क्या करती हैं, पुरुषों को हरा देती हैं। इसलिए शायद वो लोग उनको पढ़ाना नहीं चाहते। न वे न वे पढ़ती और न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये तो गजब हो गया कि उन्होंने पढ़ लिख करके पूजनीय पुरुषों को हरा दिया। बड़ा अच्छा व्यंग्य किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का तो कुफल है भाई। स्त्रियों को पढ़ाने का ही तो बुरा फल प्राप्त हुआ हमें, कि हमने स्त्रियों को पढ़ाया और उन्होंने हमें ही हरा दिया शिक्षा के मामले में। समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना तो हो गया कालकूट, कालकूट यानी जहर, और पुरुषों के लिए पढ़ना हो गया पीयूष का घूंट, पीयूष यानी अमृत। मतलब पुरुष पढ़े तो अमृत और महिलाएं पढ़े तो जहर। ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन लोग तो ये सोचते हैं। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों यानी उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, भारतवर्ष को महान बताना चाहते हैं। ऐसे लोग जो स्त्रियों को अपढ़ रखना चाहते हैं कि वो पढ़ लिख करके पुरुषों को क्या कर देंगी, हरा देंगी। अब मान लीजिए पुराने जमाने की अंदर भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, न सही, कोई बात नहीं। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई होगी, ये मान लेते हैं कि उस समय की कोई पढ़ी लिखी नहीं थी और उस समय जरूरत ही नहीं थी पढ़ाने की। अब तो है, अब स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत है ना, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? बहुत सारे नियम तोड़ दिए, पर्दा प्रथा तोड़ दिया, विधवा विवाह तोड़ दिया, सती प्रथा तोड़ दिया। तो ऐसे पुराने नियम तोड़े कि नहीं तोड़े हैं? ये भी तोड़ दो स्त्रियों को न पढ़ाने की। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। बहुत सारे पुराने नियम तोड़े हैं, ये तोड़ो, नया नियम लाओ। अच्छा है, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, इस समय की ज़रूरत है। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ पढ़ थीं। ये नहीं कह सकते हम कि पुराने ज़माने की सभी स्त्रियाँ पढ़ थी, बिल्कुल नहीं थी, पढ़ी लिखी भी थी, अथवा उन्हें पढ़ाने की आज्ञा न थी, ऐसी बात थोड़ी है, बिल्कुल आज्ञा थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, मैं उन्हें देता हूँ सबूत पुराने ज़माने में पढ़ी लिखी स्त्रियों का। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी सबने, बहुत सारे पढ़ते हैं। उसका 10वां स्कंद आता है और उसका उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ो। भागवत गीता का 10वां स्कंद यानी पार्ट और उसके उत्तरार्ध का यानी बाद का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की गाथा है। रुक्मणी का हरण किया था श्री कृष्ण ने। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में नहीं था, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो क्या है, पूरी संस्कृत में है। तो वो ग्रंथ संस्कृत में होने के कारण शकुंतला ने जो पत्र लिखा वो किस में लिखा, संस्कृत में लिखा। उसके तो प्राकृत में होने के उल्लेख भागवत में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो पत्र किसने लिखा, शकुंतला ने, या किसी पंडित से लिखवाया? ऐसे पत्र पंडित से थोड़ी लिखवाए जाते हैं, खुद ही लिखती है।
उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने या गंवारपन का तो सूचक नहीं है। उस समय उसने जो पत्र लिखा वो क्या उनके अल्पज्ञ होने का सबूत है? नहीं, उसमें तो उसने बहुत विद्वता दिखाई है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबी जो है, पुराने जमाने का जो पक्का हिंदू धर्म को मानने वाला है, उसकी दृष्टि में नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। उसके नज़र में नाटक ज़्यादा अच्छे हैं, प्रमाणित हैं, या भागवत? हम सब तो भागवत को ज़्यादा सटीक मानते हैं, प्रमाणित मानते हैं, और ये लोग नाटकों का हवाला देते हैं। ये लोग कहते हैं कि नाटकों में स्त्रियों से संस्कृत नहीं बुलवाएगी। तो नाटक ज़्यादा प्रमाणित है या भागवत? बिल्कुल भागवत ज़्यादा प्रमाणित है हिंदू धर्म में। और वहाँ रुक्मिणी हरण की वो पत्र है, वो संस्कृत में, मतलब रुक्मिणी पढ़ी लिखी थी। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन यानी प्राचीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी इस बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात अगर कोई ये कह दे कि पुराणकार या कवि की कल्पना है, अगर कोई ये कह दे कि भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात तो उससे भी गई बीती समझी जाएगी। भाई कोई ये कह दे आकर के कि नहीं भागवत तो कोई कल्पना है, ऐसे ही लिख दिया, तो भागवत को ऐसे ही लिख दिया और नाटक हो गई सही रियल, ऐसा नहीं हो सकता। भागवत अगर कल्पना है तो नाटक उससे भी फिर बेकार होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने कुछ अच्छे तर्क दे करके ये साबित किया कि स्त्रियां उस समय पढ़ी लिखी थी और प्राकृत उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, सभी लोग बोलते थे, कुछ बचे हुए लोग संस्कृत बोल पाते थे, और अन्य अनेक तर्क दे करके ये साबित किया कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। अब आगे के तर्कों में हम जानेंगे कि कुतर्कवादियों ने कहा कि स्त्रियों का किया हुआ, पढ़ा हुआ, पढ़ाया हुआ, पढ़ा हुआ सब क्या है? अनर्थ है। तो अनर्थ क्या होता है और आगे क्या वो तर्क देंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, अगले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा और ये पाठ आपके समझ में आ रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। अगले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद।